Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will start Unit 6 Gravitation. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी फोर्स से. उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. देखो, मान लो आपके पास एक बॉडी ये है, हमने कंसीडर कर ली, जिसका मास m1 है, और ये सेकेंड बॉडी है जिसका मास क्या है, m2 है. तो ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी और ये वाली बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी. और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली वेरी करती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इन दोनों के बॉडीज के प्रोडक्ट के मास के क्या करती है, वो डायरेक्टली वेरी करती है. और इन्वर्सली वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मान लो इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स है वो इन्वर्सली वेरी करेगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². क्लियर है? ओके. वैसे देखो, ये फोर्सेस आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया ये. देखो, इस वाली बॉडी पे फोर्स लगेगी F21. इसको हम कैसे राइट डाउन करते थे, 2 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, 1 की वजह से. किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में. क्लियर है ये तो, है ना. और इस वाली बॉडी पे फोर्स लगेगी इसकी वजह से, बिकॉज ये इसको अट्रैक्ट कर रही है. कौन सी फोर्स लगती है, F12. 1 पे लग रही है, बॉडी 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से. और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बिकॉज अट्रैक्ट कर रही है दोनों बॉडीज एक दूसरे को. क्लियर है? ओके. अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब देखो हम इस कैसे राइट डाउन करेंगे इसे. हम देखो मैथमेटिकली हमने क्या कहा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मीन्स m1 m2. इसे फर्स्ट का नाम दे देंगे. और जो F है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, स्मॉल r. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इसे हम सेकेंड का नाम दे देंगे. क्लियर है? ओके. कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r². अब देखो, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, कैपिटल G, और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे शॉर्ट क्वेश्चंस में काफी पूछ लेते हैं. कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स. ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इसकी यूनिट की बात हम बाद में करते हैं. क्लियर है? इसकी वैल्यू आपने ये लर्न कर लेनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. अब देखो हमने आगे क्या राइट डाउन किया, इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज. ये उनकी नेचर, बॉडीज की कैसी है, साइज कैसा है, उसके इंडिपेंडेंट है, एज वेल एज द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज. और दो बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड नहीं करती इसकी वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स अगर ये बॉडीज जो हैं, मान लो ये एयर में है, इनके बीच का जो मीडियम है वो एयर है, या तो ये वैक्यूम में है, अगर ये वाटर में है, ये जी की वैल्यू क्या करती है, ये इंडिपेंडेंट है उसके, ये डिपेंड ही नहीं करती कि इनके बीच का मीडियम कैसा है. इसकी वैल्यू क्या है, थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट होती है. ये बात आपको याद रखनी है. क्लियर? ओके. अब देखो कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाएगा डिफाइन जी, इसको डिफाइन करो, है ना, कि जी किसके बराबर है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम m1 और m2 को 1 के बराबर ले लें, ठीक है, मान लो इनका क्या यूनिट मास है, दो बॉडीज का मास अगर हम यूनिट मास मान लें, और उनके बीच का डिस्टेंस भी मान लो यूनिट ही है 1, तो ये थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इक्वल टू G 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1. तो ये जो G है ये किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर. जो G है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा. ठीक है, फिर हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपके पास G की वैल्यू है वो किसके बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है. पर उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, वो किस किस के बीच में, अगर जो उनके मासेस हैं वो कितने हैं, यूनिट मासेस हो उन बॉडीज के, और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो, यूनिटी हो.
r इक्वल टू 1, है ना। वही चीज हमने राइट डाउन की है। देखो, दस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा व्हेन ईच ऑफ, जो दोनों बॉडीज के मास हैं, ईच ऑफ यूनिट मास हुज सेंटर्स आर प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, यूनिट है। क्लियर हो गया। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। और जो आपके पास g है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट्स ऑफ g क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये इजी है, कैसे निकले होंगे देखो ये वाले। देखो अगर हम यहाँ पे करें, देखो क्या है आपके पास यूनिट्स, अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, F इक्वल टू किसके बराबर कहा हमने, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। अब यहां से अगर आपको g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, देखो f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, यही होगी g की वैल्यू, है ना। अब देखो, अगर यूनिट्स की बात करें, अगर हम SI यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, डिस्टेंस के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर है ना। और डिवाइडेड बाय मास के क्या होंगे, kg, तो kg स्क्वायर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। और इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर इसको ऊपर लेके आ जाए तो kg -2, इजी, है ना। यही हमने राइट डाउन किया है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। और CGS में क्या हो जाएंगे, न्यूटन की जगह डायन, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्राम्स -2। क्लियर है ये वाली चीज़ आपको। ओके। अब देखो, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, वही बात, अगर हम क्या राइट डाउन कर रहे हैं, F इक्वल टू किसके बराबर है, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। क्लियर है। अब देखो, फोर्स के क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला m l t -2, ये तो आपको याद है ना। और r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय m1 m2 मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, m का स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे m l1 और l2, यहाँ हो गया l3 t -2, इस तरह से डिवाइडेड बाय किसके हो गया, m स्क्वायर, है ना। अब देखो एक m से एक m कैंसिल, और ये m ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m -1 l3 t -2, ये इसके डायमेंशन फार्मूला आ गए। हो सकता है कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लें। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके। तो देखो, इस तरह से हम इसके यूनिट्स और इसके डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। क्या है, देखो आपके पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो भी आपके पास दो बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिस फोर्स से, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। ओके। अब देखो, ये जो फोर्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है ये। इट मीन्स दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। देखो, जो ये फोर्स लगी है सेंटर पे लगती है, ठीक है। जो भी इनकी लाइन ज्वाइनिंग, इनके जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, उसी के वहीं पे ये लगती है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है ये। कैसी फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है। जो भी है, देखो क्या 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 कह रहे हैं ये, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। जो भी इन बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन कर रही है लाइन, ये वहां पे ही एक्ट करती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक सेंट्रल फोर्स है। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और सेकंड वाला पॉइंट क्या है, देखो, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये जो भी फोर्स है, ये मीडियम क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स इस फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप वाटर में हो दो बॉडीज, चाहे वैक्यूम में हो, ठीक है। इट मीन्स उन दोनों बॉडीज के बीच में क्या है, वैक्यूम है। अगर वो वाटर में है तो उन दोनों के बीच में वाटर है, चाहे एयर हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है उसके। और ये तो हम उस बेस पे भी कह सकते हैं, क्यों, बिकॉज जी की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या कहा था, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड ही नहीं करती कि उन दोनों बॉडीज के बीच में मीडियम क्या है
है ना। तो जो फोर्स होगी वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, कि इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करती है वाली फोर्स। क्लियर। एंड थर्ड वन, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये वाली जो फोर्स है ये ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये दो बॉडीज के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्ट करती हैं दो बॉडीज एक दूसरे को। देखो वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इससे आप जब 12th में जाओगे तो वहां पे जो है चार्जेस के बीच में फोर्स आएगी, कूलम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वो क्या है, चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, है ना। पर ये वाली जो फोर्स है ये कैसी है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, सिंपल। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे कर रही है। देखो इसलिए मैंने ये फोर्सेस यहां पे ड्रॉ की थी। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे कर रही है ये। इस वाली पे लग रही है फोर्स F21, 2 पे 1 की वजह से इस डायरेक्शन में, और इस वाली पे लग रही है फोर्स F12, 1 वाली बॉडी पे 2 की वजह से और इस डायरेक्शन में लग रही है वो। तो कैसी है देखो, ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हो F12 किसके बराबर होगा, F21 के। ठीक है, ये वाली जो फोर्स है ना, ये म्यूचुअल फोर्स है। जितनी फोर्स ये बॉडी इस बॉडी पे लगाएगी उतनी ही फोर्स ये वाली बॉडी इस बॉडी पे लगाएगी। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है दोनों का, सेम है, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, बिकॉज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, सो इट ओवेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑल्सो। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज। जो इस फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो मैक्सिमम हैवी बॉडीज के लिए होता है। क्योंकि देखो अगर हम इस लॉ को अगर हम ध्यान से अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना। तो देखो अगर सभी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या होना था, जो भी बॉडीज, मान लो कोई भी बॉडी है, ये वाली बॉडी यहाँ है, ये बॉडी यहाँ है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए था, ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, तब इन दोनों को तो क्या होना, और अट्रैक्टिव फोर्स है ये, तो इन दोनों को तो क्या हो जाना था, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाना चाहिए था, बिकॉज अट्रैक्शन है दोनों में, है ना। मान लो आप दो फ्रेंड्स खड़े हो, तो आप भी क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड पे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आपका फ्रेंड आप पे लगा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमें तो क्या हो जाना चाहिए था, एक दूसरे का स्टिक हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता। देखो ऐसा क्यों नहीं होता, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में। वो इसलिए नहीं होता बिकॉज ये फोर्स जो है ना, ये बहुत वीक फोर्स होती है। क्यों वीक होती है, बिकॉज जी की वैल्यू देखो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीन्स 10⁻⁻11 है। तो 0.00000 कितनी छोटी है ये वाली फोर्स, है ना। ये जी की वैल्यू कितनी है, बहुत ही छोटी है ना। अभी मासिस पे डिपेंड कर रहा है, पर देखो मासिस कितने हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बॉडी का अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप लो तो 120 130, है ना, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता, है ना। तो मासिस क्या होंगे, और उनके कंपैरिजन में ये वाली चीज़ बहुत छोटी है जो जी की वैल्यू है। तो अल्टीमेटली ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, है ना। तो ये जो फोर्स होती है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। इस वजह से क्या नहीं होता कि जो भी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रही हैं, स्टिक नहीं कर रही हैं। ठीक है, हाँ, पर ये जो बॉडी है, अगर आपके पास हेवनली बॉडीज़ हैं, मान लो आप किसकी बात कर रहे हो, अर्थ और सन की कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, सन का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मास और ये मास प्रोडक्ट करके बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वहाँ ये जो आपके पास फोर्स है ये क्या करती है, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है, इस वाली लाइन का ये मतलब है, सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज के लिए क्या है, ये जो है मतलब ज़्यादा इसका जो कुछ मीनिंग निकलता है, जो सिग्निफिकेंस है वो किसके लिए है, हैवी बॉडीज के लिए। क्लियर हो गया। देखो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ बेसिक थिंग्स हमने सारी अंडरस्टैंड कर ली। ठीक है, कैसे इसके यूनिट्स निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।